हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको डेली यूट्यूब पर 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे के हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरडी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। बीपीएससी का जो आपका क्लास चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत क्लास 11 का आपका एनसीईआरटी कवर हो चुका है। क्लास 12 का भी पार्ट 1 का जो भारतीय समाज है वो बुक कंप्लीट हो गया है, और आज से आपका पार्ट 2 का जो बुक है एनसीईआरटी का वो है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन, उसको हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। टोटल अगर इस बुक में चैप्टर की बात की जाए तो टोटल आपका 8 चैप्टर है। उसके बाद कुछ शब्दावली दी गई है, तो जो भी इम्पोर्टेंट शब्दावली रहेगा, जो भी बुक्स और ऑथर्स के नेम रहेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हो, उन सभी को मैं आपको कवर करवाऊंगी। और अभी जैसे हम लोग एनसीईआरटी चल रहे हैं, तो जितना भी मैं आपको बता रही हूँ क्लास के माध्यम से, वो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम पेड ग्रुप से कैसे जुड़ना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या थंबनेल में आपने देखा होगा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको सोशियोलॉजी का एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा। और जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन आने के बाद टेलीग्राम पर डेली हम लोग होमवर्क सीरीज़ करेंगे, जिसके अंतर्गत डेली आपको एक दिन पहले एक टॉपिक दे दिया जाएगा, किस टॉपिक को आपको पढ़ के आना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, और उसको फिर वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। तो पेड ग्रुप से आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा। और अगर आप हैंड रिटन नोट लेना चाहते हैं तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। आप बोलिए कि नहीं हमको टाइपिंग फॉर्मेट में चाहिए, तो टाइपिंग फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो है क्लास 12 का एनसीईआरटी का संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, हम लोग किसका देख रहे हैं? संरचना का परिवर्तन। हम लोग यहाँ पे किस विषय को पढ़ रहे हैं? तो समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र के अंतर्गत जो इसकी विभिन्न संस्थाएं, समितियां, या फिर जो भी आप बोल लीजिए, उसके संरचना में कैसा परिवर्तन हुआ है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहली बात जो की गई है बुक के माध्यम से, वो है, मैं बुक, आप लोग के पास बुक है तो आप लोग बुक अपने पास निकाल के रख सकते हैं। बोल रहा है कि वर्तमान को समझने के लिए यह जरूरी होता है कि हम उसके अतीत को जानें। ठीक है, क्योंकि अतीत का कुछ ऐसा पक्ष होता है जो कि हमें अपने वर्तमान को जानने में मदद करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है। अगर हम भारत के अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भारत का जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, उसको हम जानेंगे। उसको जानने के बाद हमें पता चलेगा कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की संरचना कैसी थी। और अगर हमें आधुनिक समाज को जानना होगा तो हम लोग आधुनिक जो इतिहास है उसको हम लोग देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाओं की जो शुरुआत है वो कब से मानी गई है? तो औपनिवेश जो काल था, औपनिवेशिकता के आने के कारण से हुई है। जैसे मान लीजिए भारत की अगर बात की जाए तो भारत पर उपनिवेश आप क्या है, आप इसको बोलिएगा कि उपनिवेश आप किसको कहते हैं? तो जो विदेश, जो दूसरे देश के लोग हैं, जब किसी दूसरे देश पे जाकर शासन करते हैं तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। अगर भारत किसका उपनिवेश था तो वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, क्योंकि ब्रिटेन ने यहाँ पे 200 सालों तक यहाँ पे उन्होंने शासन किया। तो क्या हुआ कि ये इसका उपनिवेश बन गया। अब उपनिवेश बनने से क्या हो रहा है, इसकी संरचना में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिला है, यही पूछ रहे हैं ना कि संरचनात्मक परिवर्तन। हम लोग इस बुक के माध्यम से यही पढ़ेंगे कि इसकी संरचना में क्या परिवर्तन हुआ है। तो अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारे चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। जैसे यहाँ पे बहुत कुछ जो सामाजिक सुधार है वो भारत के अंतर्गत हमें देखने को मिला है। जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है वो उपनिवेशवाद के कारण ही यहाँ पे हमें देखने को, नहीं तो अभी भी सती प्रथा जो अगर चलते ही रहता। तो क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहली बात कि भारत में सामाजिक सुधार हुआ। ठीक है, क्या हुआ? तो भारत में
सामाजिक सुधार हुआ, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता आए, जैसे राजा राम मोहन, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम वो आए, उसके बाद आपकी एनी बेसेंट आई थी। इन सभी चीज़ों के कारण हमें देखने को मिला। साथ ही साथ क्या हुआ कि बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन भी हुए, क्योंकि जब ब्रिटेन यहाँ पे शासन कर रहा था, अंग्रेजों का शासन था, भारत को गुलाम बना लिया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको अपना देश के एक प्रति एक लगाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि जब दूसरे विदेशी आके शासन कर रहे थे तो उनको अपने देश के प्रति लगाव हुआ कि नहीं, हम अपना देश को, अपनी भारत को माता के समान तुलना दी गई कि कैसे हम इसको आज़ाद करेंगे अपने देश को, इसके लिए जो भी करना होगा, अगर मरना होगा तो हम मर भी लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो राष्ट्रीयवाद की जो अवधारणा है वो आई, राष्ट्रीय आंदोलन हमें देखने को मिला। हमारी जो विधि व्यवस्था है, हमारी कानून व्यवस्था भी किसकी देन है? तो ये भी उपनिवेश काल की ही देन है। ठीक है, किसकी देन है? उपनिवेश काल की ही देन है। हमारी जो शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा बोली या शिक्षा पद्धति जो है, ये भी उपनिवेशवाद की ही देन है। जब भारत में उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ा तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। बहुत सारे उद्योग धंधे आए, औद्योगिकरण, नगरीकरण। अब जहाँ पे उद्योग थे वहाँ पे क्या हो, औद्योगिकरण देखने को मिला। औद्योगिकरण, नगरीकरण, जहाँ पे उद्योग थे, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, किनके द्वारा? तो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा लगाए गए। उन उद्योगों के पास बड़े बड़े नगरों बसे, महानगर बसे, तो औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव हमें देखने को मिला। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि पश्चिमी जो शिक्षा थी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, पश्चिमी शिक्षा का बहुत ज़्यादा हमें प्रभाव पड़ा। अभी भी हम उसके इसमें ही है, पश्चिमी शिक्षा के जो अंग्रेजी नहीं जानते उनको ही दृष्टि से देखा जाता है पश्चिमी शिक्षा का। वास्तुकला हमें बहुत कुछ देखने को मिली। क्या मिली? वास्तुकला, क्योंकि उन अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे कोठियाँ ये सब बनाई गई थी, बड़े बड़े उनके भवन थे, तो वास्तुकला में भी हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। इसके साथ ही साथ बोल रहा है कि ये सब चीज़ें क्या हुआ, जैसे हमारे खान पान में, हमारा जो खान पान था इसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिला। आप ब्रेड, आमलेट, कटलेट, चाय, ये सब किसकी देन है? तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद की ही देन है। उनके प्रभाव के कारण ही ये सब चीज़ें हमें देखने को, पहले कोई लोग नहीं जानते थे कि ब्रेड आमलेट क्या है, कटलेट क्या है। फिर जैसे सड़क पर बाएं ओर चलना, ठीक है, सड़क के जो नियम है, ये सभी चीज़ें कि सड़क पर बाएं ओर चलना चाहिए, किसकी देन है? तो ये उपनिवेशवाद की ही देन है। उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण नहीं आया। स्कूल में नेक टाई का प्रयोग करना, आम जीवन में नेक टाई का, यानी हमारी वेशभूषा में परिवर्तन हमें देखने को मिला। और ये सब चीज़ें अभी भी हमें प्रभावित करती है। अभी भी हमारा जो जीवन, हमारा जो सामाजिक जीवन है, उसमें ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा व्यापार हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रसार हो गया। अंग्रेजी शिक्षा सभी के लिए जरूरी बोल दी गई है। ऑफिस में भी अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें जो हुई प्रभावित हुई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट अगर टॉपिक को हम लोग को समझना है कि उपनिवेशवाद की समझ, तो उपनिवेशवाद क्या है कि एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को क्या कहा जाता है? तो उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाए तो जैसे यहाँ पे बुक में दिया गया है आपका कि उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण क्या हुआ कि पूंजीवाद भी बहुत कुछ हमें देखने को हुआ। पहले पूंजीवादी व्यवस्था ऐसे कुछ नहीं थी, लेकिन उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण इसके जो समाज की जो संरचना है उसमें परिवर्तन हुआ। और पूंजीवाद के कारण ही क्या हुआ कि हमें वनों की कटाई, फसलों की उगाई, ये सभी चीज़ें देखने को मिले। अब मान लीजिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना है, कारखाना लगाना है। पहले जैसे सूरत में सूती वस्त्र उद्योग था, तो उसके जगह पे जो आसपास नदियां थी, जैसे नदी की अगर बात की जाए तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है, जो कलकत्ता की बात की गई है, जो कि पहले कोलकाता था, वहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो हुगली नदी के किनारे था, तो वहाँ पे कारखाना बसा। जो चाय बागान थे, चाय बागान में लोगों को लगाया जाने लगा, पेड़ों की कटाई की जाने लगी। तो ये सभी चीज़ें क्या हुआ? पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए ही ये सब चीज़ें की गई थी।
भारत में पूंजीवाद का विकास का कारण क्या था? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के कारण ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिले और साथ ही साथ नगरीकरण और औद्योगिकरण भी देखने को मिला। बोल रहा है कि भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों को जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित अन्य उपनिवेशवाद में भी भेजा जाने लगा। कितने लोग तो जहाज़ पर रास्ते में जाते ही मर जाते थे। जाने वाले जो अधिकांश लोग थे उसमें से कुछ ही लौट कर आ पाते थे। अब क्या हुआ कि वहाँ पर भारतीय लोगों को जब दास बनाया गया, गुलाम बनाया गया, तो भारत के श्रमिकों को कहाँ ले जाने लगे? विदेशों में जाकर वो अपना वहाँ पे करने लगे। क्योंकि क्या होता है कि उनको बहुत कुछ पैसों के कारण उनको बंदी बनाया गया, उनको दास बनाया गया। और देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है कि सन 1834 से लेकर 1920 तक भारत के अनेक बंदरगाह से नियमित रूप से जहाज जाते थे। उन जहाज़ों में विभिन्न धर्मों, लिंग, वर्गों एवं जातियों के भारतीय लोग थे, जिन्हें कम से कम 5 साल के लिए मॉरिशस के बागानों में मजदूरी करने के लिए पहुँचाया जाता था। इसके लिए कई दशकों तक लोगों का चयन मुख्यतः कहाँ से किया जाने लगा? तो बिहार प्रांत के, विशेषकर पटना, गया, आरा, सारण, तिरहुत, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया जिलों से होता था। बिहार के इन जिलों से भी कहाँ भेजा जाने लगा? मजदूरों को मॉरिशस भेजा जाने लगा। नेक्स्ट है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नगरीकरण और औद्योगिकरण। बोल रहे हैं कि सन 1800 में 10,000 निवासियों वाले कस्बों और शहरों की पूरी जनसंख्या के 20% लोग ही रहते थे नगर और कस्बे में। कब की बात की जा रही है? 1800 की। लेकिन जब 1900 तक आते आते इसका जो प्रतिशत था वो कितना हो गया? 74% हो गया। राजधानी लंदन में सन 1800 में लगभग 1.1 करोड़ लोग रहा करते थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह आकार बढ़कर इतना हो गया कि इसकी जनसंख्या तकरीबन 7 करोड़ होगी। लंदन उस वक्त, क्योंकि उपनिवेश ब्रिटेन का राजधानी कहाँ? तो वो लंदन था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें प्रभाव देखने को मिला, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बड़ी होने की। दुनिया का सबसे बड़ा नगर था, क्योंकि कब की बात की जा रही है यहाँ पे? तो लंदन जो था 20वीं सदी में सबसे बड़ा नगर बनकर उभरा था। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत का क्या हुआ तब जब ब्रिटिश औद्योगिकरण जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो ब्रिटिश औद्योगिकरण के बढ़ने के फलस्वरूप भारत में इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिला। उल्टा प्रभाव क्या देखने को मिला है कि भारत के जो कुछ क्षेत्रों में आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, औद्योगिक क्षरण देखने को मिला। भारत के कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया, जैसे सूरत हो गया। ये सब चीज़ों का पतन होने के बाद कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन सभी शहरों का विकास हमें देखने को मिला। जिस तरह से ब्रिटेन में उत्पादन और निर्माण में चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत में क्या आ गई? गिरावट आई। परंपरागत ढंग से होने वाले रेशम और कपास का उत्पादन और निर्यात मैनचेस्टर प्रतियोगिता में गिरता चला गया। भारत के जो प्राचीन नगर थे, कौन कौन से? जैसे सूरत हो गए, मछलीपट्टनम हो गए, जहाँ से व्यापार हुआ करता था, वहाँ का जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। और उसके बदले जो आधुनिक नगर थे, जैसे बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगी। और साथ ही साथ भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद तंजौर, ढाका और मुर्शिदाबाद की राज्य सभाओं का विघटन हो गया। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो उन राज्यसभाओं में जो कार्य करते थे, जिनको संरक्षण प्राप्त था, कौन कौन से? तो जो कारीगर थे और जो कुलीन लोग थे, उनका भी पतन हमें देखने को मिला। उसके बाद बोला जा रहा है कि जैसे बम्बई, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, ये सब चीज़ों का तो हुआ। अगर बात की जाए कोलकाता में, तो कोलकाता से जूट पटसन का निर्यात होता था, जबकि चेन्नई से किसका होता था? तो कहवा का। चीनी, नील और कपास ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि कोलकाता से किस चीज़ का निर्यात होता था। उसके बाद चेन्नई से किसका होता था? तो कोलकाता से आपका जूट और पटसन का निर्यात होता था। कब? तो 19वीं दशक में, ठीक है। और चेन्नई से कहवा, चीनी, नील और कपास ब्रिटेन को भेजा जाने लगा। कोलकाता जो उन दिनों किस नाम से जाना जाता था? कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। ऐसा पहला नगर था
जो कि सन 1690 में एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम था जॉब चार्नक, उनके द्वारा यह दिया गया था। ये हुगली नदी के तट से लगे तीन गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया था। वे तीन गांव कौन कौन से थे? कोलिकता, गोविंदपुर और सूतानाती को पट्टे में लिया गया था, जिसका उद्देश्य उन तीनों गांव में व्यापार के अड्डे बनाना था। और कोलकाता कहाँ पे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे। सन 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना भी वहाँ पर की गई थी। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है चाय की बागवानी। ठीक है, अब जंगलों का कटाई किया जाने लगा। जंगलों के कटाई के फलस्वरूप जो ब्रिटेन लोग आके थे, उन्होंने बड़े बड़े अपने घर बनाए। घर बनाने के बाद उनका बड़ा बड़ा महल था, बड़ा बड़ा भवन था, और उन भवनों में उनको श्रमिक रखने पड़े। श्रमिक रहते थे जिनको बहुत ही मिनिमम मतलब वेतन पे रखा जाता था। और बड़े बड़े चाय बागान बने। बड़े बड़े चाय बागान के अधिकतर देखिएगा, जितना भी चाय बागान है वो असम साइड में ही आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे चाय बागानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो श्रमिक वर्ग थे, जो मजदूर थे, उनको बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा उनको कड़ी मेहनत करवाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन उसके बदले उनको पैसा क्या था? बहुत ही कम देना पड़ता था। यहाँ पे बोल रहा है कि एक यहाँ पे आपके बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि बॉक्स को भी हम लोग को पढ़ना जरूरी है कि बॉक्स में क्या दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि श्रमिकों का चयन और नियुक्ति किस प्रकार होता था। तो सन 1851 में चाय उद्योगों की भारत में शुरुआत हुई। ज़्यादातर चाय के बागान जो थे वो असम में थे। सन 1903 तक 4,79,000 स्थायी और 93,000 अस्थायी लोगों को यहाँ पे चाय बागानों में काम पे लगाया जाने लगा। लेकिन क्या था कि चाय आपका असम की जो जनसंख्या थी वो इतनी सघन नहीं थी, उतनी जनसंख्या वहाँ पे नहीं थी, और चाय के बागान जो थे वो निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में थे। इसलिए बड़ी संख्या में क्या हुआ कि श्रमिकों को दूसरे राज्यों से मंगवाना जाने लगा, दूसरे प्रांतों से आने लगे। और लेकिन दूर दराज से हजारों मजदूरों को जब यहाँ पे लाया गया, तो मान लीजिए कोई दूसरा इन्वायरमेंट में है, वो यहाँ पे आकर उसको दूसरा इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि मजदूरों का स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिला। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या कर रही थी? सिर्फ अपना लाभ देख रही थी, उनके स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने कोई भी वैसा ध्यान नहीं दिया। अब मान लीजिए उनको ले जाना गया तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, इसके फलस्वरूप उनकी मजदूरी वेतन उनको कम दी गई। ठीक है, और ठेके पे चलने लगा, और इसके लिए जो यह काम जो था अधिकतर ठेकेदारों को दिया जाने लगा। तो जो ठेकेदार थे उनका था बंगाल के ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट बनाया गया, जिसका 1870 में और 1873 में संशोधन किया गया, और इस्तेमाल करके मजदूरों को प्रलोभन दिया गया, उनको बल दिखाकर, भय दिखाकर उनको असम भेजा जाने लगा, उनको काम किया जाने लगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण, औद्योगिकरण। अब मान लीजिए हम लोगों ने ब्रिटिश काल में जो समाज था उसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्वतंत्र भारत था वहाँ पे जब औद्योगिकरण हुआ तो कैसा प्रभाव पड़ा। तो स्वतंत्र भारत में आने के बाद लोगों का जैसे उनको आर्थिक लाभ पहुँचे, इसके लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया जाने लगा। इसके लिए जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने सोचा कि आधुनिक और समृद्धिशील भारत की नींव बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लौह इस्पात उद्योगों को लगाया जाएगा, और लौह इस्पात उद्योग के साथ ही साथ बड़े बड़े उद्योगों के साथ विशाल बांधों का, विद्युत शक्तियों को भी उन्होंने केंद्र में रखा कि नहीं, ये सभी चीज़ों को हम लोग को बढ़ावा करना पड़ेगा। इसके लिए भाखड़ा नागर बांध पर पंडित नेहरू जी ने उसको किया। उसके बाद आपका जो बोकारो का स्टील प्लांट हुआ, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सभी चीज़ों में इस्पात कारखाना खोला जाने लगा। 1938 में स्वतंत्रता के तकरीबन एक दशक पहले, 47 में आज़ाद हुआ है, उसके एक दशक पहले राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और संपादक जो थे वो के टी शाह थे। यह गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था।
सन 1939 से समिति ने अपना कार्य आरंभ किया, लेकिन ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि इसके अध्यक्ष नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और बाद में विश्व युद्ध भी छिड़ गया। तो इन सभी व्यवधानों के बावजूद 29 सह समितियों का गठन हुआ, जिसमें 8 उप समूहों में विभाजित किया गया, जिसके कार्य क्षेत्र में पुनर्नियोजित तरीके से राष्ट्रीय जीवन की विभिन्न पहलू थे और समितियों के विचाराधीन कार्य केंद्र के। तो उस जो समिति का गठन किया गया, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं था, कौन सा तो आपको जानना जरूरी है। तो उन समितियों का जो गठन किया गया तो वह कौन कौन से विचार थे दिए गए थे। पहला था कि कृषि और उत्पादन के अन्य प्राथमिक साधन हो, उद्योग और उत्पादन के द्वितीयक साधन हो, मानवीय कारक, श्रम और आबादी, वित्त और विनिमय, सार्वजनिक उपयोगिता, आवागमन का संचार, सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य और आवास, शिक्षा, सामान्य और तकनीक, नियोजित अर्थव्यवस्था और महिलाओं की भूमिका, ये सभी चीज़ें की गई। उसके बाद बोला जा रहा है कि सन 1948-49 में अनेक प्रतिवेदन जो प्रकाशित हुए और मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव पर योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 1950 में। ये सभी चीज़ें स्टार्ट आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में उद्योगीकरण और नगरीकरण। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण जो वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। बात की जाए भारत सरकार की, तो भारत सरकार की स्मार्ट सिटी की महत्वाकांक्षी योजना इस गति को तीव्र गति से बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देती है। नगरीकरण जो था वो अनेक प्रकार से हो रहा था और इस पर विचार व्यक्त करते हुए जो समाजशास्त्री थे MS राव, उन्होंने लिखा है कि भारत के कई गांव भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नगरीय प्रभाव में आ रहे हैं। और नगर देखिएगा अधिकतर कहाँ पे हुआ था, जहाँ पे बड़े बड़े उद्योग थे, ठीक है। तो उद्योगों में लोग जो जाकर अपना काम धंधा करना स्टार्ट करने लगे, जिसके फलस्वरूप वो उन सभी जगहों पे आपको नगर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे बात की जाए 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 17.29% थी, यानी कि 62.44 मिलियन लोग थे, जिसमें से 2843 लोग जो थे वो कस्बों में रहते थे। वही बात की जाए 2011 की, 2011 की जनसंख्या की, तो 31.16% यानी 377.10 मिलियन लोग जो रहते थे नगरों में और 7,935 लोग कहाँ पे रहते थे, तो कस्बों में रहते थे। तो आई होप आपको आज का जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट लगा होगा। इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स भी दिए गए, उनके बुक्स के नेम भी दिए गए, वो सब चीज़ आपको याद रखना होगा। जैसे DP मुखर्जी की पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, एंथोनी गिडिंग्स की पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक का नाम है एन एंथोलॉजी। उसके बाद आपका बिपिन चंद्रा की पुस्तक का नाम है ए राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। यहाँ पे पुस्तकों के नेम दिए गए, इन पुस्तकों के नेम भी आप लोग अच्छे प्रकार से रट लीजिएगा। पुस्तक से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आप तक और बेहतर वीडियो को लेकर आ सकूं। तो जब मैं आप लोगों के लिए कुछ काम कर रही हूँ तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट कीजिए और वीडियो को लाइक और ज़रूर इसे कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।